अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो काफी अबतर सूरत हाल है, क्योंकि जब से बल्दियाती नुमाइंदों को खत्म किया गया है, ना तो सेंट्री वर्कर्स जो हैं वो हल्के में काम करते हुए दिखाई देते हैं, और ना ही इसके साथ साथ सीवरेज के मसाइल हों, सोलंग के मसाइल हों, रोड की टूट फूट के मसाइल हों, उनको हल करता हुआ कोई नजर आता है। अगर खास तौर पे फैसलाबाद की अहम शाहराहों के नाम लिए जाएं, जिनके अंदर समुद्री रोड है, झंग रोड है, इनकी इस कदर ज्यादा बुरी सूरत हाल हो चुकी है कि वहां से गुजरते हुए शख्स जो हैं, उनका यह कहना है कि जैसे ही गाड़ी लेके इस रोड के ऊपर चढ़ते हैं तो यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान का कोई वीरान और बंजर एरिया है, उसके अंदर दाखिल हो गए हैं। और इस कदर ज्यादा खड्डे हैं वहां पे कि सड़क खड्डों के दरमियान कहीं कहीं दिखाई देती है, और इन खड्डों की वजह से रात के औकात में जब हैवी ट्रैफिक वहां पे चल रही होती है, बहुत दफा हादसा भी पेश आ चुके हैं। ये तो सूरत हाल थी अहम शाहराहों के। अगर गली मोहल्लों में जाया जाए तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीवरेज की नाकामी की वजह से इस कदर परेशान हैं, वहां पे गंदे गटर जो है वो पानी उबलते हैं, और उसके साथ साथ मोहल्ले पूरे के अंदर बदबू और ताफुन फैल जाता है। बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर भी जो है वो पानी दाखिल होता है। अगर खास तौर पे उन इलाकों की निशानदही करता चलूं, सिद्दीकी अकबर टाउन है, कलीम शेद कॉलोनी नंबर 1 है, इसके अलावा गुलजार कॉलोनी, आजमाबाद, रजाबाद और गोविंदपुरा के कुछ इलाके शामिल हैं, जिनके अंदर सीवरेज की नाकामी की वजह से और बारिश के होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है। अब सीन ये होता था कि जब बल्दियाती नुमाइंदे अपने पावर के अंदर थे, अगर कोई ऐसा सीवरेज का मसाइल जन्म लेता था जो कि वासा की जानिब से अगर नहीं भी ठीक किया जा रहा, तो वहां पे जो सेंट्री वर्कर्स मौजूद होते थे, मुतलका चेयरमैन को कहने के बाद, वाइस चेयरमैन को या काउंसलर हजरात को कहने के बाद उनसे काम लेके कुछ ना कुछ गली का सिस्टम जो है वो चला लिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि बल्दियाती अदारे खत्म हो चुके हैं, ना तो चेयरमैन अपनी पावर में है, ना वाइस चेयरमैन, और ना ही काउंसलर साहिबान पावर में है। जब लोग उनके पास शिकायत लेके जाते हैं तो उनका कहना होता है कि हमारे पास तो अब चार्ज ही नहीं है, और पीटीआई के जो खास तौर पे हल्के के अंदर जो उनके सपोर्टर्स थे उनको विराजमान किया, लेकिन उनसे मुस्बत तरीके से मामला चल नहीं पा रहे। इस चीज के लिए खास तौर पे अंदिया इस तरीके से लगाया जा सकता है कि वहां पे जो शहरी मौजूद है उनकी जानिब से शिकायत का अंबार लग गया है। इससे पहले शिकायत जो होती थी वो चेयरमैन तक होती थी, और चेयरमैन के बाद अगर नहीं हल होती थी तो मुतलका एमपी एमएनए तक जाती थी, उसके बाद अदारों तक पहुंचती थी। लेकिन अब लोग डायरेक्टली अदारोों का चक्कर काट काट के थक गए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई किसी तरीके से नहीं हो पा रही। उनका यह कहना है कि कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, चाहे उन्हीं के चेयरमैन आ जाते, लेकिन आते तो सही किसी ना किसी को पकड़ के काम करवाने वाले तो बनते। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ऐसी है, ना तो अदारे सुन रहे हैं, ना ही चेयरमैन सुन रहे हैं, क्योंकि बल्दियाती अदारों को तोड़ दिया गया है। लेकिन नया सेटअप अब जो है वो जल्द लाया जा रहा है, हल्का बंदियां कंप्लीट हो रही हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दावत दे रखी है अब्दुल रहमान, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, और उनके साथ साथ मियां ताहर अयूब मौजूद होंगे जो कि साबिक चेयरमैन भी हैं। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं चाहूंगा अब्दुल रहमान की तरफ चलूं। अब्दुल रहमान, पहले तो बुरी सूरत हाल से तो आप वाकिफ हैं, वक्तन फौक्तन रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं। आप नए इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, जो नया निजाम लाया जा रहा है उस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तहफ्फुजात हैं, उस तहफ्फुजात के हवाले से भी आगाह कीजिएगा, और हल्का बंदियों के हवाले से क्या कहेंगे आप? थैंक यू अनान। ये आपने जो शहर का नक्शा खींचा है ये तकरीबन ऐसा ही है, और ये पूरे शहर की यही सूरत हाल है कि यहाँ पर किसी भी इलाके में कोई काम नहीं हो रहा। बदकिस्मती से जब मई 2019 में बल्दियाती अदारों को तकरीबन 2.5 साल में ही ख़त्म किया गया, उनको अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, तो फिर जो आज जितना भी वहाँ पर करोड़ों अरबों का फंड था वो भी शहर पर नहीं लग सका, और ये भी एक बड़ी शहर के मसाइल की अहम वजह है। इसमें यह जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अब उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जो एम पी एम एन एस ये तो ज़्यादातर असम्बलियों में रहते हैं, या फिर जो अपने जो दूसरे शहरों में या अपने काम में या अपनी लेजिस्लेशन में मसरूफ़ होते हैं। ये बेसिकली लोकल बॉडीज़ का काम होता है। जितनी भी यहाँ पर अथॉरिटीज़ को देखना, जितने भी ग्रास रूट लेवल पर काम होते हुए देखना, ये लोकल बॉडीज़ की जिम्मेदारी होती है। वो निभा भी रहे होते हैं कहीं ना कहीं, उनकी पावर हो या ना हो, लेकिन बहरहाल एक प्रेशर डेवलप हो रहा होता है उन पर, क्योंकि लोग उनके पास जा रहे होते हैं और वो आगे
अफसरान को बता रहे होते हैं। अब ऐसा कोई भी जो ब्रिज है वो नहीं है, किसी भी इलाके में कोई मसला है तो जब तक वो एहतजाज नहीं करते काम बाला तक नहीं पहुंचता। एमडीज जो बैठे हुए हैं अपने दफातर से नहीं बाहर निकलते तब तक जब तक कोई बड़ी बात ना हो जाए, क्योंकि उन्हें बताने वाला भी कोई नहीं है। एमपीएम में इसकी दिलचस्पी भी इसमें नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला है, इनको कबल अज़ वक्त ख़त्म किया गया, अदालत में केस भी चल रहा है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि इस अज़म का बारहा इज़हार कर चुकी है कि यहाँ पर ऐसा मजबूत बल्दियाती निज़ाम खड़ा किया जाएगा कि एमपीएम को फंड्स नहीं मिलेंगे, बल्कि जो मेयर्स होंगे वो एक तरह से जो है वो चीफ मिनिस्टर ही होंगे अपने अपने शहर के। और बहरहाल जो एक्ट बनाया गया उसमें यही लगता है कि मेयर को तमाम जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो पाबंद होंगी, डेवलपमेंट करोड़ों अरबों की उनके ज़रिए होगी। तो ये एक बड़ा सेटअप है, बड़ा अच्छा निज़ाम आने जा रहा है, जिसमें अब इसकी जो यहाँ पर हल्का बंदियाँ वो शुरू कर दी गई। इससे पहले जो इसकी हद बंदियाँ थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं, डिमार्केशन हुई, इतराज़ात लगे, शहर नए बने। फैसलाबाद में जो अभी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी, 10 नए गांव भी इसमें शामिल हुए। पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, नई टाउन कमेटियां बनी, तहसील कौंसल्स बनी, ज़िला कौंसल को ख़त्म कर दिया गया। तो ये नया सेटअप जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कागज़ों में तो इम्प्लीमेंट हो गया है। अच्छा, ये जो नया सेटअप है अब्दुर्रहमान, इसमें मेयर होगा या लॉर्ड मेयर होगा? फैसलाबाद में जो लॉर्ड मेयर होगा, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाई गई है, 9 डिविजनल जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी वहाँ पे लॉर्ड मेयर होगा, बड़ा पावरफुल होगा, बहुत ज़्यादा इख्तियारात उन्हें हासिल होंगे। तो ये इस सिलसिले में जो लाहौर है, फैसलाबाद है, या इसी तरह से जो डिविजनल हेड्स होंगे वहाँ पर जो मेयर की पावर्स है, ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये इनको जवाबदेह होंगी, फंड्स इनके थ्रू लगेगा। एमएनएस की जान फंड से छूट जाएगी। ये मुशर्रफ दौर में तजर्बा भी हो चुका है, बड़ा कामयाब हुआ था कि यहाँ पर एमएनएस का काम होता है कि सिर्फ वो अपनी लेजिस्लेशन करें, लेकिन इन्हें शौक होता है कि ये लोगों के जो है वो ग्रास रूट के लेवल भी मसले भी हल करें। क्योंकि बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों को चेयरमैन नाज़म होना चाहिए वो जाके एमपीएमएन बने बैठे होते हैं और उन्हें लेजिस्लेशन से इतनी खास दिलचस्पी नहीं होती। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी कुछ एमएनएस ने अपनी एमएनएशिप छोड़ी थी और यहाँ पर जो टाउन नाज़म थे या सिटी नाज़म थे वो बनने को तरजीह दी थी। तो ये भी बड़ा तगड़ा निज़ाम आने जा रहा है जिसमें अरबों रुपया उनके थ्रू लगेगा। तो अब उसकी हल्का बंदियाँ शुरू कर दी गई हैं। पहले इससे जो मैप थे वो उन्होंने अपने तरतीब दिए हैं। जितने भी विलेज होंगे फैसलाबाद में 700 के करीब हैं, वो तमाम के तमाम विलेज कौंसल्स होंगी। हर विलेज की अपनी कौंसल होगी आबादी के लिहाज से। लेकिन जो शहर है वहाँ पर 10,000 की आबादी तक जो यहाँ पर कम अज़ कम है वो हल्का बनाया जाएगा, नेबरहुड कौंसिल बनाई जाएगी। इसी तरह से वहाँ पर जो कौंसलर्स होंगे 6 इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उन 6 में से जो ज़्यादा वोट लेगा वो अभी खुद ब खुद जो है वो उसमें से नाज़म या चेयरमैन मुकर्रर हो जाएगा, हेड हो जाएगा उसका। जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मेयर होगा उनके साथ एक पूरी टीम मुकाबले में जाएगी और अगर वो उनको परसेंटेज के हिसाब से अपनी सीटें मिलेंगी, जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन असम्बली बनाई जाएगी जिसमें अपोजिशन के भी लोग होंगे। ये एक बहुत बड़ा मुकाबला देखने में आएगा। इसके पहले मरहले में जिसकी शुनीद है कि इसी साल के एंड पे या अगले साल के स्टार्ट में हो जाएगा, उसमें तो गैर जमाती निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाएगा। जो भी नाज़म होंगे या कौंसलर्स होंगे उनकी कोई जमात नहीं होगी, वो गैर जमाती होगा। लेकिन जो मेयर होगा वो खालस जमाती तरीके से आएगा। तीन बड़ी पार्टियों के लोग अपने बंदे खड़े करेंगे, उसमें से मुंतखब होकर आएंगे। तो ये अभी 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा है जिसकी हियरिंग 4 अगस्त को होगी। उसमें से भी हुकूमत से जवाब मांगा गया है कि इन्हें सिर्फ 2.5 साल में क्यों ख़त्म किया गया, क्योंकि उनकी मुद्दत अभी 2 से 2.5 साल बाकी थी। अगर 5 साल वो पूरे करते हैं तो फिर ये मुद्दत उनकी जो है तकरीबन 2021-22 तक बनती है। तो ये भी उन्हें रिलीफ मिलने की तो पूरी उम्मीद है। लेकिन दूसरी जानब जो हुकूमत का काम है वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हदबंदियाँ बेसिक काम होता है वो मुकम्मल हो गया, हल्का बंदियों का काम जो है वो शुरू कर दिया गया और अब वो इस पोजीशन में है कि अपनी जो इंतखाबात की डेट दे सकते हैं अदालत को कि इन तरीक़ों को इंतखाब करवाया जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ मियाँ ताहिर अयूब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आप क्या कहेंगे मियाँ साहब, हालांकि चेयरमैन ख़त्म कर दिए गए लेकिन अवाम अभी भी बड़ी परेशान है। बहुत सारे लोग अभी भी जो चेयरमैनशिप से हटा भी दिए गए उनके पास काम लेके जाते हैं, लेकिन इख्तियारात ना होने की वजह से आखिर वो करें तो करें क्या? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल में ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पे कभी भी बल्दियाती जो सिस्टम है इसको मजबूत नहीं होने दिया गया और बल्दियाती निज़ाम में पे दर पे तजर्बात किए गए हैं, जिसकी वजह से मैं ये जो शहरों के देहातों के छोटे छोटे मसले हैं, सैनिटेशन का है, सीवरेज का है, वाटर सप्लाई का है, पार्कों का है, स्ट्रीट लाइट्स का है, रोड्स का, इसलिए वो हल नहीं होते कि कोई सिस्टम मसलसल चल रहा। सबसे पहले 79 वाला निज़ाम जनरल ज़िया-उल-हक ने बनाया,
उसके बाद फिर वो निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2001 का निज़ाम कायम किया, उसके तहत 2 इलेक्शन हुए। फिर जब जमहूरी दोबारा गवर्नमेंट आ गई तो उसने अपने पहले टर्म में इलेक्शन नहीं करवाए। फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे अक्टूबर 2015 में इलेक्शन करवाए गए। लेकिन फिर अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि 2.5 साल हमारा टर्नओवर रहा, लेकिन प्रैक्टिकली 1.25 साल रहा, क्योंकि 31 अक्टूबर 2015 को इलेक्शन हुए हैं, लेकिन जो चेयरमैन को एक्टिव किया गया वो 1 जनवरी 2017 को किया गया। और 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई है, उसके बाद उन्होंने इनको गवर्नमेंट ने आते ही गैर फाल कर दिया, फिर बाद में ख़त्म कर दिया। तो ये आप देखें, जो आप तारीख उठा के देख लें कि जो इलाके के मसाइल हैं जो भी हैं वो उसी वक्त हल हुए हैं जबकि बलदियाती निज़ाम मौजूद था, क्योंकि जिन लोगों ने वोट लिए होते हैं वो ये समझते हैं कि हम अहले मोहल्ला को जवाबदेह भी हैं। उसी जवाबदेही के एहसास में उनको पता होता है कि हमारी ये जो कारकर्दगी होगी, इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर हम दोबारा आवाम के सामने जाएंगे। और लोगों की महल्ले की बुनियाद पे बड़ी इजी एक्सेस होती है अपने अवामी नुमाइंदों तक। लोग रात 10, 11, 12 बजे जिस वक्त चाहें अपने अवामी नुमाइंदे, जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनके पास आ, चूँकि महल्लेदारी की बुनियाद पर सारी सियासत चलती है। अच्छा, अब इसका अलमिया ये है कि जो हम काम करवाते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, जब बल्दियाती इदारे गैर फाल हो जाते हैं तो वो रिवर्स गियर लग जाता है। रिवर्स गियर लग जाता है और उस तरह से उन चीजों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सकता क्योंकि वक्त की कमी होती है। तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मियां ताहिर अयूब मंच साहब मौजूद थे, मियां ताहिर साहब मौजूद थे। उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से और पूछते हैं कि जो बल्दियाती सेटअप के हवाले से जो गुफ्तगू उनके साथ कर रहे थे, जो अवाम की शिकायत थी, उस हवाले से उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे मियां साहब, आप बहुत सारे लोग जब शिकायत लेके आते हैं, चार्ज आपके पास मौजूद नहीं होता, किस तरह से यकीन दहानी करवाते हैं उनको, या कौन सा रास्ता दिखाते हैं जहां पे जाके वो अपने मसाइल को हल कर सकें? देखिए जी, इसमें ज़ाहिर है कि जो मोहल्ले के लोग हमारे पास आते हैं उनके साथ तल्लकदारी भी होती है। हम सबसे पहले तो उनको बताते हैं कि यार, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बल्दियाती अदारे तोड़ दिए हैं और हम चेयरमैन नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं जी आप चेयरमैन हैं या नहीं हैं, हमने आपके पास ही आना है। तो फिर अपने ज़ाती तल्लुकात इस्तेमाल करके ज़ाहिर अदारों के साथ एक तल्लक भी होता है, कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल जो है वो हल करवा सकें। लेकिन ज़ाहिर है कि जब इख्तियारात नहीं होंगे तो इस तरीके से तो मामला हल नहीं होते। बाज़ काम हो भी जाते हैं, बाज़ नहीं भी हो सकते। तो ये मामला इस तरीके से चलता है। तो जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि जो रिवर्स गियर लग जाता है, तो अब होता क्या है? होता यह है कि हमने अपने दौर के अंदर जो पार्कें तमीर बनाई, उनकी सफाई करवाई, जो स्ट्रीट लाइटें बनवाई, जो रोड्स बनवाए, उन पे काम ना होने की वजह से आज वही पार्कें वीरानी का मंजर पेश करती हैं। बरसात का मौसम है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई निकालने वाला नहीं है। घास उगी हुई है, डेंगू का सीज़न है, कोरोना चल रहा है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। स्ट्रीट लाइट जो चल रही थी वो सारी बुझ गई हैं, कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। रोड जो बनाए गए थे उन पे वो पैच वर्क कोई नहीं कर रहा, जगह जगह गड्ढे पड़ गए, जिसकी वजह से रोड टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। तो ये सफाई का मामला भी ऐसे ही है, जो मामला चलते हैं, गटर भी उबलते हैं, ये सारे काम चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि बल्दियाती इदारे को अपना टर्नओवर पूरा करना चाहिए था, और अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में लेना चाहिए और अदारों को अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका देना चाहिए। ठीक है जी, अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान, इलेक्शन तो आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन की दौड़ में दौड़ने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। क्या कहेंगे आप, लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार कितने के दिखाई दे रहे हैं शहर के अंदर जो ज्यादा स्ट्रांग है? क्या कहेंगे आप? हनान, ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो उम्मीदवारों की लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि PMLN के पास अभी तक सिर्फ एक ही उम्मीदवार है जो साबिक मेयर थे, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, मोहम्मद। मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कॉल लेने के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, मैं चौधरी कैसर जुल्फकार बात कर रहा हूँ, गुलिस्तान कॉलोनी से। जी जी, कैसे साहब, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहब फ्लोर की आवाज भी खोल दें ताकि हमारे गेस्ट भी। सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मियां ताहिर अयूब साहब आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए जब ये चेयरमैन थे गुलिस्तान कॉलोनी के। हम चाहते कि ये बल्दियाती निज़ाम जो ऐसे चलता रहे ताकि लोगों की फलाह बहबूद के लिए अच्छे काम किए जाएं जो अब तक नहीं हो रहे।
जी बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके कॉल करने का। ताहिर अयूब साहब आपकी तारीफ कर रहे थे, वो कह रहे थे बड़े अच्छे इन्होंने जो है वो अपने हलके के अंदर काम करवाए अपने दौर के अंदर, और बल्दियाती नुमाइंदों को ख़त्म नहीं इनका कहना था कि करना चाहिए था, इनको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए थी, क्योंकि अवाम की वोट की ताकत से ये भी आए थे। अगर वज़ीर आज़म भी अपने वजारत पे विराजमान है तो वो अवाम की वोट की वजह से हैं। तो अगर उनके पास अवाम की वोट की ताकत है तो बल्दियाती नुमाइंदों के पास भी थी। तो अब्दुलरहमान क्या कहेंगे आप, मेयर के कैंडिडेट्स के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। हनान देखिए, नून लीग के पास तो सिर्फ एक ही बंदे हैं जो अभी तक अपने आप को पेश किए हैं, मोहम्मद रज़ाक मलिक जो साबिक मेयर भी रहे हैं। अभी तक कोई मजबूत उम्मीदवार और सामने नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात शेख करें, यूसुफ भी बड़े जो हैं वो इस हवाले से सीरियस हैं मेयरशिप को लेके इलेक्शंस के लिए। क्या कहेंगे, किसी हद तक सदाकत है इन बातों में? अभी तक कोई ऐसी तैयारी फ्लैक्सेस या कुछ ऐसा, क्योंकि गुज़श्ता जो इलेक्शन थे उसमें भी वो मेयर के कैंडिडेट थे, लेकिन अल्टीमेटली टिकट जो है वो रज़ाक मलिक साहब को मिला। लेकिन कैंडिडेट वो भी थे और पूरे कह लें कि स्ट्रांग थे अपनी जगह पे, पोजीशन पे, कि मैं कैंडिडेट हूं और टिकट ले सकता हूं। तो इस दफा कोई इस तरह का टाकरा होगा, क्या लगता है? एग्जैक्टली पिछले इलेक्शन में अगर शेख यूसुफ शेर अली ग्रुप की जानब से अगर इलेक्शन लड़ते तो ये ज़्यादा कांटेदार हो सकता था। शराज कालू की निस्बत वो ज़्यादा जो है वो बहुत क्लोज जाके, बिल्कुल बिल्कुल, और उनको नो हाउ भी शिराज कालू से काफी ज्यादा थी कैंडिडेट्स के हवाले से, क्योंकि ये इससे पहले जो नायब नाजिम है जिले के वो लड़ चुके थे अमजद यासीन के मुकाबले में। बिल्कुल। तो जोड़ तोड़ का सिलसिला इनको काफी हद तक पता था, अगर वहां से आते तो कांटेदार मुकाबला हो सका। लेकिन अल्टीमेटली राना सनाउल्लाह ग्रुप से थे और फिर लीडर्स जैसे कहते हैं मानना पड़ता है, डिप्टी मेयर फिर हुए यहाँ से। लेकिन इस दफा की नौयत क्या होगी? अभी हनान कोई आज़ाद तो लड़ नहीं रहा, कोई ग्रुप का नहीं होगा, पार्टी का होगा। एक ही बंदा जो नॉमिनेट किया जाएगा वो देखें रज़ाक मलिक होते हैं, शेख यूसुफ या कोई और होता है। असल मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उनका है, मतलब इसमें एक लंबी दौड़ लगी हुई है कि इसमें राना ज़ाहिद महमूद है, फिर नदीम सादक डोगर है, अब्दुल्ला दुम्मड़ है, या इसके अलावा जो इनके कई और लोग मैदान में मौजूद है। फिर एक एमएनए के बारे में भी शुनीद है कि वो एमएनए शिप छोड़ के आ सकते हैं। तो वो अगर आ जाते हैं तो वो बड़े मजबूत साबित हो सकते हैं। उनको हराना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उनकी बरादरी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी बैठी हुई है उनकी पेनिट्रेशन काफ़ी है। फैसलाबाद की अगर सियासत की बात की जाए तो कोस्तानियों के हवाले से क्या कहेंगे, अगर वो आए तो फिर क्या होगा? हनान अगर चौधरी ज़ाहिर नज़ीर लॉर्ड मेयर के इलेक्शन में आते हैं तो उनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ा मुश्किल होगा, और टिकट के भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे ये। Exactly. सुनने में आता है। हमारे साथ एक कॉलर भी अब्दुलरहमान मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब बात कर रहे हैं और कहां से? और हमारे फ्लोर पे आवाज नहीं आ रही, मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब को फ्लोर पे आवाज भेजे ताकि हमारे गेस्ट भी सुन सके ऐसे। सर मोहम्मद इकबाल अंजम बात कर रहा हूँ। जी जी अंजुम साहब। अंजम बात कर रहा हूँ। जी जी अंजुम साहब। जी 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 पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं मियां तारिक साहब हमारे बहुत ही अच्छे बुजुर्ग हैं और बहुत अच्छे काम करवाए हैं मियां तारिक साहब ने। और जितने भी आप काम करवाते हैं बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए और हमें इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत हमारे प्यारे ये बुजुर्ग दोस्त हैं। जी शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अंजुम साहब भी आपकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि बड़े ज़बरदस्त चेयरमैन रहे हैं हमारे दौर के अंदर। तो जनाब अगर इतने ज़बरदस्त रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि ऐसे बहुत सारे चेयरमैन साहबान हैं उनको नहीं निकालना चाहिए था, उनको काम करने देना चाहिए था ताकि अपना हल्का संवार सकते। ये भी एक किस्म की अब्दुलरहमान इनसिक्योरिटी है कि अगर बल्दियाती नुमाइंदे अच्छा काम कर जाएंगे तो वो मुश्किलात पेश करेंगे जो पीटीआई के एमपी एमएनए सेलेक्ट हुए हैं अगली दफा उनके लिए। तो लेकिन इससे पहले मैं वो मेयरशिप वाली बात कंप्लीट करना चाहूंगा कि पीटीआई के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स कौन है आपकी नजर में, क्योंकि आप गहरी ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं राना ज़ाहिद नज़ीर के हवाले से भी, राना ज़ाहिद महमूद और दीगर कैंडिडेट्स के हवाले से भी। आपको क्या लगता है कौन आएगा मेयर आगे? राना चौधरी ज़ाहिर नज़ीर या राना ज़ाहिद तौसीफ ये दोनों एक ही है, तो बरादरी मुख्तलिफ, लेकिन कहा जाता है कि एक ही घराना इनका, दोनों में से एक आएगा और जो भी आएगा वो बड़ा मजबूत होगा अगर इन्हें टिकट मिलता है और अगर ये विलिंग होते हैं, क्योंकि ये पहले दोनों ही माजी का तजर्बा रखते हैं, दोनों ही शहर की और देही इलाकों की सियासत कर चुके हैं, कामयाबी से कर चुके हैं। मेयरशिप या उस ज़माने में जो
ज़िला नाज़िम था वो एंजॉय कर चुके हैं। तो ये ज़िला नाज़िम बहुत बड़ी सीट थी, मेयरशिप की भी बड़ी सीट है। तो इनके मुकाबले में यकीनन पीएमएलएन के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। पीएमएलएन के बारे में कहा जाता है कि ये शहर की सियासत इनके गिर्द घूमती है, लेकिन अगर चौधरी ज़ाहिर नज़ीर या राना ज़ाहिर तौसीफ आते हैं तो वो सियासत बड़ी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ये एक सबसे इसमें देखें 8 एमपीए के हल्के, 4 एमएनए के हल्के इन्वॉल्व हैं। ये कोई छोटा इलेक्शन नहीं है, 12 बंदों का इलेक्शन, एक बंदा लड़ेगा और ये प्योर पार्टी का वोट होगा। फिर इसमें फैसलाबाद की बुनियाद है, इसमें राई बरादरी। अभी आप चेयरमैनों की बात करें, मियाँ ताहिर अयूब समेत राई बरादरी के बहुत सारे चेयरमैन देही इलाकों में और शहर में बैठे हुए हैं। राजपूत बरादरी भी है, जट बरादरी भी है। तो ये राई बरादरी सबसे ज़्यादा है चेयरमैनों की अगर बात करें। बरादरी के अगर फैसलाबाद की बुनियाद के हवाले से देखें, जो 10 नए गाँव भी शामिल हुए हैं उसमें भी ये बरादरी काफ़ी हद तक शामिल हुई है। तो ये चौधरी ज़ाहिर नज़ीर के लिए बड़ा आसान इलेक्शन होगा। उनका जो मुकाबला अगर उनको टिकट मिलती है। और मेरे सुनने में ये भी आया था, बातें अब पता नहीं हकीकत हैं या नहीं है, लेकिन वक्तन फवक्तन जो है वो ज़रा के जरिए खबरें मिलती रहती हैं, कैंडिडेट तो वो भी हैं। और अगर उनका कोई मुकाबला नून लीग से कर सकता है तो वो सिर्फ शेर अली फैमिली में से कोई हो सकता है, क्योंकि ये माजी में भी मुकाबला करते रहे हैं। यानी आपका कहना है रज़ाक मलिक नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली ये पार्टी फैसला करेगी टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? सर, शेख तारिक बोल रहा हूँ फैसलाबाद। जी जी तारिक साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 8 बाजार जो है ना, 8 बाजार, जी जी यहाँ पे बड़ा अच्छा निज़ाम था जो गवर्नमेंट ने बनाया, उधर ड्रेन सिस्टम का। अच्छा, वो जो बारिश आती है उन्होंने जहाँ जहाँ वो बैठे होते हैं उन्होंने जो साफ है ना बंद करके ना उनकी जो जलवान है वो सड़क की तरफ कर देते हैं। ऊपर से फुटपाथ पे कब्जे किए हैं और साथ जो पानी है बाजारों की तरफ अपना रुख मोड़ के ना सड़क के ऊपर डाल के हम न मुतासिर हों, और थोड़ों पे कब्जे भी किए हैं और बाजारों को भी वो सड़कें इस तरह खराब होती हैं। हालांकि बड़ा अच्छा निज़ाम। इसी तरह पूरा नड़ वाला रोड पे भी ऐसे ही उन्होंने जहाँ जहाँ रेड़ियाँ और चिचड़े और ये लेके बैठे हुए हैं, अपने आप को बचाने के लिए वो सुराख बंद कर देते हैं और लोगों को वो पानी खड़ जाता है तंगी। जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके कॉल करने का। अब्दुलरहमान, ये एक बड़ा मसला था 8 बाजारों का, और काफ़ी हद तक मैं कारपोरेशन को तो नहीं कहूँगा इस हवाले से, क्योंकि ये जो सेहरा सजता है इंक्रोचमेंट ख़त्म करने का, ये उनके सर पे नहीं बल्कि हमारे जो एसी साहबान हैं उनके सर पे जाता है, डीसी साहब के सर पे जाता है, क्योंकि इनिशिएटिव तो कारपोरेशन की जान से पिछले कई सदियों दहाइयों से जो है वो लिया जा रहा है, और लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर पाते थे। एसी सिटी इस हवाले से अयूब बुखारी जो है बड़े एक्टिव थे, उन्होंने आके वो काम कर दिया जनाब जो कि आज तक 1947 के बाद तक से लेके फैसलाबाद जब से है अब तक हो नहीं पाया था। वो इंक्रोचमेंट खत्म करने का मसला था, उनकी जान से इंक्रोचमेंट भी खत्म की गई, और इसके साथ साथ अब एक और बड़ा काम कर दिया गया, और वो ये है कि 8 बाजारों में से कुछ बाजार ऐसे हैं जिनके अंदर कचहरी बाजार और 4 बाजारों के अंदर ये काम मुकम्मल हो चुका है। उसे बैरियर लगाने की बजाय परमानेंटली वहां पे लोहे के जंगले जो है वो लगा के उसे आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? हनान, ये सहरा तो कोरोना के सर पे सजना चाहिए जिसने ताजरों को मजबूर किया कि वो इंतजामिया की बात माने, क्योंकि इसमें अगर कोरोना ना आता तो ये शायद ताजर, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वीक अफसर होता तो कोरोना के बावजूद भी ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि ताजरों की भी सियासत और कटजोड़ जो है वो बड़ा मजबूत है। ताजरों के लिए सबसे बड़ा मसला था कि कारोबार किसी भी शर्त पर खुलना चाहिए, और इंतजामिया ने अपनी शराइत पूरी तरह से जो मनवाई है, इसी सिटी ने ताजरों के साथ रब्ता रख के उनकी मुशावरत से ये सारा काम किया है, यकीनन बहुत अच्छा है। और यही अगर हनान ये सेटअप अगर आफ्टर कोरोना भी ये चलता रहे तो क्या बात है, ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। क्योंकि देखिए इसमें लोग अगर गाड़ियाँ बाहर लगा के आएंगे या 1-2 बाज़ार होंगे तो इसमें बहुत सारी जो ख़वातीन या बहुत सारे लोग यहाँ शॉपिंग करने नहीं आते, वो दोबारा से वापस आएंगे। और ये देखें अब लोग दूसरी मार्केट्स का रुख क्यों करते हैं, चैनवा रोड का रुख सिर्फ इसलिए करते हैं कि अच्छी पार्किंग होती है और बेहतरीन तरीके से वहाँ पर माहौल होता है। यहाँ तो जब अगर हम कुछ महीने बैक पे जाकर देखते हैं तो यहाँ पे तो बाइक गुजारनी बड़ी मुश्किल होती थी। रोज़ इतनी लड़ाइयाँ हर बाज़ार में लगती थी, चिंची जो रिक्शे है वो लोडिंग अनलोडिंग है, वो ऐसा लग रहा होता था हमेशा ही यहाँ पर तूफान बदतमीज़ी बरपा है। तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। इसमें जो अवामी हल्के हैं, जो सियासी हल्के हैं, MP MNAs हैं, ताजर हैं, इन्हें तमाम को, ज़िला इंतज़ामिया को, कारपोरेशन को, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इकट्ठे बैठ के ये तय करना चाहिए कि ये सेटअप कम अज़ कम 1 साल 2 साल चलेगा, क्योंकि ये सेटअप
पुराने सेटअप से कहीं बेहतर। आप देखें 8 बाज़ारों के गिर्द हमें ट्रैफिक का वो इज़्दिहाम नज़र नहीं आता, हमें 8 बाज़ारों के अंदर भी उस तरह से जो ट्रैफिक का रश नज़र नहीं आता, क्योंकि पार्किंग का तो आपने देखा हुआ है कि वहाँ पर पार्किंग ने पूरी पूरी सड़क ब्लॉक की होती थी, वहाँ पर गुजरने की बिल्कुल भी राह नहीं होती थी। तो ये दुकानदारों की आधी से ज़ायद गाड़ियाँ और बाइक्स दुकानदारों की अपनी होती थी, जो अपनी दुकान के आगे लगा दी, आधी सड़क ब्लॉक हो गई। तो यही गाड़ियाँ, यही बाइक्स अगर बाहर लगती हैं या कुछ तरीके से सलीके से लगती हैं, कचहरी बाज़ार का बंद करना भी एक जो है वो बड़ा आसान कदम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी बाज़ार से जो गुजरती थी। और फिर यहाँ पर जो बाइक्स की 3-3 4-4 लाइनें, एक कार की लाइन लगी रहती लेकिन थी। अल्टीमेटली बाहर निकालना बात तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मसला ये आता है कि अच्छा इकदाम अगर इंतजामिया की जान से उठाया गया तो बुरा ये था कि उनके लिए कोई अल्टरनेट भी नहीं ढूंढा गया, जिसकी वजह से लोग जो है मेन रोड के ऊपर गाड़ियां पार्क कर रहे हैं और ट्रैफिक जो है वो शदीद जाम रहती है। उसका भी अल्टरनेट अगर कर लें तो मेरा ख्याल है मामला काफ़ी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मियाँ ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। ताहिर साहब, आप क्या कहेंगे, रज़ाक मलिक साहब के साथ भी आप रहे और राना ज़ाहिद के साथ भी, राना ज़ाहिद नज़ीर के साथ भी, तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन हो सकता है आने वाले इलेक्शंस के हवाले से? असल में इसमें मेरी तीनों के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है, तो जाहिर है किसी एक की तारीफ कर दूं दूसरे की ना करूं तो वो तो फिर लड़ाई वाली बात हो जाती है। पॉलिटिकली मैंने ये देखा है कि ज़ाहिर नज़ीर साहब का विजन बहुत अच्छा विजन, स्ट्रॉन्ग विजन के मालिक, स्ट्रॉन्ग विजन के मालिक थे। और उसके बाद जब अगला टर्नओवर आया राना ज़ाहिद तसीफ का, तो राना ज़ाहिद तसीफ साहब ने भी बड़ा ग्रास रूट लेवल पे रब्ता रखा और हर जो उनके हाउस के मेम्बरान थे, जो नाज़म थे, उनका फ़ोन जब भी कॉल करते थे, किसी वक्त भी करें, वो डायरेक्ट उसको सुनते भी थे और मसला हल भी करते थे। और उस वक्त शायद आपको याद हो कि फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा मसला बना था, गुलामदाबाद के अंदर वो वबाई अमराज फूट पड़ी थी, तो वो सीवरेज का यहाँ पे बड़ा और वाटर सप्लाई का मसला था। और ये मैं क्रेडिट राना ज़ाहिद तसीफ साहब को दूंगा कि उन्होंने फैसलाबाद का ये जो मसला था सीवरेज का और वाटर सप्लाई का, इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड लेके आए थे। उन्होंने बहुत से मसाइल हल किए थे, मतलब हर यूनियन काउंसिल में, खुद मेरी यूनियन काउंसिल के अंदर सीवरेज का बड़ा मसला था और करोड़ों के फंड हमने राना ज़ाहिद तसीफ साहब की तवज्जो से लगाए थे, जो कि मसले हमारे हल हुए थे इस तरह पूरे शहर के। रज़ाक मलिक साहब का चूँकि इतना ज़्यादा बल्दियात के हवाले से तजर्बा नहीं था पहले और उनकी एंट्री नहीं थी, रवैया उनका भी लोगों के साथ ठीक था, लेकिन जो तजर्बा चौधरी ज़ाहिद नज़ीर और राना ज़ाहिद तसीफ के पास है वो मैं समझता हूँ कि शायद और अगर इसमें नाम एक और राना ज़ाहिद महमूद का ऐड कर लिया जाए तो उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद वो कोई संजीदगी के हवाले से कोई इतने संजीदा सियासतदान नहीं है। बहरहाल ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, जैसे कैंडिडेट हैं, हम कैंडिडेट तो है। असल में पार्टी इलेक्शन है जी। देखिए, पार्टी इलेक्शन में पता तो तब चलेगा कि जब पार्टी जिसको टिकट देगी। अभी मैंने कहा कि ये बड़ी पार्टियों में से तो किसी पार्टी लोग अपने तौर पर एडवर्टाइज कर रहे हैं, किसी ने किसी को उम्मीदवार नामजद नहीं किया, लेकिन अभी मैंने देखा है कि छोटी पार्टियों में से जमात इस्लामी ने अपना एक लॉर्ड मेयर का उम्मीदवार रज़ीम रंधावा साहब को नामजद किया, उनकी फ्लैक्सें भी लगनी शुरू हो गई हैं अब। तो इस तरह जैसे जैसे पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? मेरा ख्याल है कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुलरहमान, क्या कहेंगे, 3 ज़ाहिद नामी लोग हैं जो कि कैंडिडेट हो सकते हैं मेयर के। राना ज़ाहिद महमूद है, राना ज़ाहिद तौसीफ हैं और ज़ाहिद नज़ीर साहब हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है इन तीनों में से? देखिए, अगर हनान बिल तरतीब देखा जाए तो इसमें मतलब कई चीज़ें असरअंदाज होती हैं। पार्टी की एफिलिएशन होती है, फिर ये क्योंकि नून लीग से गए हैं, काफ लीग में भी रहे, पार्टियां बदलते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इतना फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, कोई जिस भी पार्टी से आए। मुझे बाज़-औक़ात ये भी लगता है कि चौधरी ज़ाहिद नज़ीर उम्मीदवार होंगे, PMLN के हों या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हों, कैंडिडेट होंगे, क्योंकि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन नहीं की। देखिए, वो आज़ाद जीते थे, उसके बाद PMLN के टिकट पे कामयाब हो गए इलेक्शन जो उन्होंने जीता था यहाँ पे ज़िला नाज़म का।
इससे कबल जो वो काफ लीग के टिकट पे भी जीतते रहे हैं, अगर गैर जमाती होता है वो भी जीतते रहे हैं, आज़ाद एमपी भी जीत चुके हैं। तो ये उनका एक तजर्बा है लोकल बॉडीज़ का, सियासत का, दड़ों का तजर्बा है। वो उम्मीदवार तो होंगे। अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा हैं, क्योंकि अभी उन्होंने 2 सीटों से जो इलेक्शन लड़ा था, उनके बेटे ने और भाई ने, वो एक से जीत गए और जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आसिम नज़ीर साहब शामिल हो गए। अच्छा, ये बड़ी वैसे ज़बरदस्त चीज़ है कि उन्होंने आज़ाद लड़ा और इतने मार्जिन से सीट को जीता, जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और यहाँ भी जो उनका बेटा था उसमें बरादरी का आ गया कि मियाँ फ़ारूक साहब की बरादरी राई थी, उनकी बरादरी राई थी, और जो वोट तकसीम हुआ, जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहा और वो उम्मीदवार गुमन साहब जीत गए। कारकर्दगी भी होती है, बरादरी का इम्पैक्ट भी होता है। तो शहर में भी ऐसा होने जा रहा है कि वो दोनों पार्टियों में से किसी के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, और जिसके भी होते हैं वो बड़े मजबूत होंगे। पीएमएलएन के पास उम्मीदवारों की जो वो कहत है बहुत बड़ा, शेर अली फैमिली के अलावा कोई बड़ा खानदान मौजूद नहीं है। राना अच्छा, शेर सनाउल्लाह अली फैमिली की चले बात कर लेते हैं। अगर रिजाक मलिक के अलावा कोई कैंडिडेट आपको नजर आया शेर अली फैमिली में से, तो कौन हो सकता है? इमरान शेर अली नहीं, या अब शेर अली, आबद शेर अली कैंडिडेट होंगे? हाँ क्योंकि देखिए, एमएनए अभी वो नहीं है। पॉपुलैरिटी, असल में ये इलेक्शन ही पॉपुलैरिटी का इलेक्शन है। चौधरी शेर अली तो उम्र के हिस्से में है कि वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। अदालत ने नाअहल किया था, लेकिन उनकी सज़ा ख़त्म हो गई, आहल भी हो चुके हैं। वो उम्र के हिस्से में है कि इलेक्शन लड़ना मुश्किल होगा। अबद शेर अली जो है वो पूरे फैसलाबाद में उनकी पॉपुलैरिटी है। माजी में भी ये मेयर रहे हैं, उनके भाई भी आमर शेर अली भी मेयर हो सकते हैं, लेकिन वैसे चांसेस इस हवाले से भी हैं क्योंकि अभी वो एमएनए भी नहीं है। बिल्कुल एमएनए अगर होते तो तब सिनेरियो शायद और होता। सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि उनकी जो राना सनाउल्लाह खान ग्रुप है वो मुखालफत करेंगे। ये अगर पार्टी की सतह पे फैसला होता है या मियां नवाज शरीफ की सतह पे फैसला होता है, तब सिनेरियो और होगा। अगर यहाँ पर टिकट राना सनाउल्लाह खान की मर्ज़ी से दिए जाते हैं, फिर सिनेरियो और होगा, क्योंकि उनके ग्रुप में जो है वो रज़ाक मलिक ही सबसे मजबूत जो उनके कैंडिडेट होंगे, क्योंकि अभी तक किसी ने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। लेकिन बाकी जो उनके शहर में पॉपुलर बंदे हैं वो भी काफ़ी हद तक इलेक्शन हारे हुए भी हैं, उनमें से भी कोई बंदा उठ सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए एमएनएस के बारे में कहा जाता है कि वो अगर उम्मीदवार बनते हैं, मजबूत होते हैं, तो फिर उनका जो मुकाबला है वो भी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक ही इलाके में दोनों लोग होंगे, ये बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। किस तरह से होगा इस इलेक्शन का जो दारोमदार है, वो जो मेयर जीतता है वो 2023 के इलेक्शन में या जब दोबारा जनरल इलेक्शन होता है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने जा रहा है ये इलेक्शन, क्योंकि उसमें वो बंदा जो भी जीतेगा वो 12 हलकों में 8 एमपीएस के 4 एमएनएस के हलकों में अपना बजट लगाएगा, जो कि अरबों का बजट है। कारपोरेशन के पास अभी भी 3 से 4 अरब रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन लगा नहीं रहे। इसमें कई चीज़ें, कई बातें हैं कि क्योंकि इसमें लोकल बॉडीज़ के बगैर एडमिनिस्ट्रेटर जो इसके कमिश्नर हैं वो थोड़े बहुत लगा भी ले रहे हैं, थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है। लेकिन ये भी डर होता है कि कल को ये ऑडिट ना हो जाए, कल को ये नैब ना आ जाए, जो यहाँ पर बाद में मेयर बनता है वो इस पर एतराज़ लगा देगा कि लोकल बॉडीज़ की गैर मौजूदगी में क्यों लगाया गया, किस हाउस ने अप्रूवल किया है, क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ का फंड होता है उसको हाउस की अप्रूवल भी चाहिए होती है लगने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर के जो इख्तियारात हैं वो किस हद तक वेरी करेंगे। ये पंजाब हुकूमत की जानब से हालांकि इजाज़त भी दी गई कि पंजाब म्यूनसिपल प्रोग्राम के तहत आधे पैसे लगा दिए जाएँ, लेकिन वो भी नहीं लग सके। बहरहाल इसमें बातें मौजूद हैं, डर मौजूद है, एहतियात मौजूद है। जो नैब है, एंटी करप्शन है, कई इदारे जो मोर एक्टिव हुए हैं, जिन्होंने माजी में भी नून लीग की आखिरी साल में भी काफ़ी जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, अभी भी हुए। कुछ ब्यूरोक्रेट्स जेलों में रिटायर हो गए, कई अभी भी आहत चीमा वगैरह जो जेलों में है, तो ये डर भी बहरहाल मौजूद होता है। लेकिन जो बंदा सियासी तौर पे आता है उसे ये डर मौजूद नहीं होता, उसके लिए जेल जाना आना वो एक उसके लिए तो एजाज़ की बात समझी जाती है। यहाँ फैसलाबाद में देख लें, राना सनाउल्लाह खान ने जेल जो भुगती है उसके बाद उनके सियासी कद काठ में इजाफा हुआ है। माजी में भी बड़े अहम रहनुमा जो जेलों में जा चुके हैं, मुल्की लेवल पे देख लें, आपके वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट कई साल जेलें भुगत चुके हैं, और जो ज़्यादा भुगतता है उसे तो ओहदा भी बड़ा मिलता है। तो ये बहरहाल एक चीज़ मौजूद है। लेकिन नून लीग में जितनी पॉपुलैरिटी है इस वक्त राना सनाउल्लाह की हमारे शहर के अंदर है, क्या आपको लगता है और किसी की उतनी है? हाँ, लेकिन वो एमएनए है, वो मुल्की सतह पे अब देखिए ना कि मतलब शाहिद खाकान अब्बासी है, राना सनाउल्लाह खान, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक वगैरह, ये 5-7 लोग जो है, हसन इकबाल, ये टॉप लेवल पे लोग जा चुके हैं। ये अब इसमें छोटे इलेक्शंस में नहीं आएंगे, उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन वो इस इलेक्शन में नहीं आ सकते। वो बड़े लेवल के अब लीडर बन चुके हैं। ये अपने ग्रुप में से किसी को लॉन्च करेंगे, और ख़ुद आना और ग्रुप में से लॉन्च करना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं।
उनकी पॉपुलैरिटी में तो कोई शक नहीं है कि वो पंजाब के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। पूरे पंजाब में उन्होंने नॉमिनेशंस की हैं, फैसलाबाद डिवीज़न की, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की, फैसलाबाद सिटी की जो तंजीम साजी हुई है, इससे PMLN को आगे ले जाना मुमकिन होगा। बड़े अच्छे लोग इसमें सामने आए हैं, बल्कि बड़े मजबूत लोग सामने आए हैं कि इसमें सीनियर नायब सदर तीनों ही अगर देख लें तो वो जो सदर है उनके लेवल के हैं, यानी कि एक तरह से तमाम चीज़ों को बैलेंस किया गया है। जनरल सेक्रेटरी जो लगाया गया मियां ज़िया को, या इसी तरह से दूसरे अहदेदारान आए हैं। कोई भी ये अब ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भर्ती का बंदा अंदर आया है। डिस्ट्रिक्ट की जो जिम्मेदारी है वो बड़े अहम लोगों को मिली है, तो ये अब तंजीम काफ़ी बेहतर जाएगी। इसके बाद PP वाइज तंजीम साजी की जा रही है, जिसमें MPA की मुशावरत से ये काम किया जाएगा। तो लग तो यही रहा है कि ये लोकल बॉडीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि इस तरह से अपने जितने भी अहम लोग हैं उन्हें ओहदों पर लाएँ, तंजीम पर लाएँ। लेकिन बहुत सारे लोग नाराज भी हैं कि उनको जो है वो कोई ना कोई ओहदा नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया है, क्योंकि ये तो हर पार्टी के अंदर होता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो या कोई और पार्टी हो। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, जब नून लीग की डिस्ट्रीब्यूशंस की गई सीट्स के हवाले से, जो डिवीजनल लेवल पे सीट्स दी गई हैं सिटी लेवल पे, उस पर काफ़ी कारकुनान खुश भी थे और काफ़ी जो है वो नाला भी थे। हनान जिसे तो मिल गई वो तो खुश हो गया, उसके जो हरीफ हलीफ हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो तो खुश हो गए, लेकिन जो मुखालिफ हैं, जो उम्मीदवार थे खुद ही, लेकिन अब देखें 10-12 सीटों में से बाकी लोगों ने मोबिलाइज करना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये PMLN के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अपोजिशन के दौर में उन्होंने तंजीम साजी की और उसमें ओहदे लेने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अपोजिशन में जब भी यहाँ पर ओहदेदार बांटे जाते हैं तो वो ज़बरदस्ती थोपा जाता है, लेकिन अब यहाँ पर ये खुशाइंद बात है कि अब जो PMLN की पार्टी है वो तंजीम साजी की जानब जा रही है। लेकिन बहरहाल जो नाराज़ कारकुनान हैं उनके लिए अब ये भी एक बड़ा मसला है ना कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो बन नहीं सकते, वो इधर ही रहेंगे, उन्हें मना लिया जाएगा, PP वाइज उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। अभी इनकी जो यूथ विंग की भी है उसमें भी नए अहदेदार आने हैं, इसमें नए नायब सदर लगाए जाएंगे, फिर जो इनकी डिवीजनल सतह पे है उसमें भी नए नायब सदर लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो नाराज़ होंगे, अहम लोग होंगे, दड़ों वाले होंगे, उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाएगा। बहरहाल उन्हें कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स होती हैं, रात भी उधर मीटिंग हुई थी, डिवीजनल सदर, सूबाई सदर, दूसरे लोग उधर मौजूद थे। उसमें यही चीज़ें तय हुई थी कि जो लोग ज़्यादा नाराज़गी का इजहार करेंगे उन्हें कहीं ना कहीं बहरहाल एडजस्ट किया जाएगा। अच्छी पोस्ट अभी इनकी कई खाली हैं, डिवीजनल जो तंजीम है वो तकरीबन सारी की सारी खाली पड़ी हुई है। अभी डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पर डिवीजनल प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, एक नायब सदर हैं, बाकी सारे लोग खाली पड़े हुए हैं। तो ये अभी कई सीटें ज्वाइंट सेक्रेटरी क्रिएट भी कर ली जाती हैं जब लोगों को ये ऐड होंगी अभी, और जो नाराज कारकुनान है उनको खुश किया जाएगा ताकि आने वाले इलेक्शन को मजीद मजबूत बनाया जा सके। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आज के शो के लिए आपका, और इसके साथ साथ मियां ताहिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों शो के अंदर आए और बहुत सारे मुफीद मशवरे भी दिए और हमारी शहर की सियासत के हवाले से भी गुफ्तगू अच्छी रही आपके साथ। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद किचन का सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारा सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है और शेफ जाजेब हमारे साथ मौजूद हैं। देखते हैं कि आज रेसिपी के अंदर क्या तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है और बड़ी ईद के अंदर खास तौर पे मुनफरिद खानों का एहतमाम घरों के अंदर किया जाता है। तो इस दफा हम क्या तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि लोग भी हमारा जो किचन का सेगमेंट होगा वो उसे बड़े गौर से देखते होंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं ताकि ईद पे वो तैयार कर सके। तो आज हम क्या तैयार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जिस तरह आपने बताया कि ईद आने वाली है तो टेबल पे जो है लवाजमात, दोपहर का खाना, शाम का खाना तो होगा। तो गोश्त के साथ साथ हमने थोड़ा सा अपना मीठा भी देखना है। जिस तरह से पिछले वीक हमने लौकी की खीर बनाई, उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को जो है वो बहुत पसंद आई होगी। उसका फीडबैक मुझे तो आया है, पर्सनल मैसेजेस में लोगों ने बताया, मैसेंजर पे भी आया, व्हाट्सएप पे भी आया, मैसेज भी लोगों ने किए हैं। तो आज की जो रेसिपी हमारी है वो खाया था और बड़ी मजेदार खीर थी। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम लौकी की खीर खाई, लेकिन हमारे जो गेस्ट मौजूद थे उनकी जान से तारीफ की गई और मुझे भी बताते खुद भी बड़ी जबरदस्त लगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैंने बिल्कुल आप सिटी नेटवर्क में बनाई है और आप लोगों को पसंद आई है। तो आज की जो रेसिपी है हम शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है हमारा मुतंजन। ठीक है, तो बहुत इजी रेसिपी है,
सबसे पहले कैमरा आपको दिखा सकता है, ये ½ kg सेला चावल है जिनको मैंने 90% जो है वो बॉयल किया हुआ है। और जब बॉयल किया था थोड़ा सा नमक डाला था इसमें और थोड़ी सी जो है वो 1 से 2 हरी इलायची डाली थी, ठीक है, पानी के अंदर। आधा किलो चावलों के लिए जो मैंने पानी लिया था वो तकरीबन 3 लीटर पानी था, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो 450 ग्राम चीनी, मतलब 1.25 कप चीनी है हमारी, ठीक है। थोड़ा सा चूल्हा मैं तेज करता हूं ताकि हमारा जो घी है जो कि आज मैं यूज कर रहा हूं हबीब बनास्पति कुकिंग ऑयल, यानी हबीब बनास्पति आप बता देंगे। हबीब बनास्पति जी आज इस्तेमाल किया जाएगा मतंजन बनाने के लिए। हबीब बनास्पति की बात की जाए तो इसके अंदर 1% से भी कम ट्रांस फैट है और मार्केट से मिलने वाले प्रोडक्ट जितने भी बनास्पति घी के हैं उनके अंदर तकरीबन 20% ट्रांस फैट मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि वो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल जवान रहे तो उसके लिए आप खास तौर पे हबीब बनास्पति का इंतखाब करें, क्योंकि इसमें विटामिन का ब्लेंड भी है और डबल रिफाइंड तरीके से बनाया गया है। हबीब कुकिंग ऑयल भी हमारे पास मौजूद है। हबीब कुकिंग ऑयल के हवाले से आपको बताते चलूं, इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद है जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन ई भी है। विटामिन ए आपकी विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, जबकि विटामिन ई जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ और हेयर्स को बेहतरीन बनाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। तो हबीब कुकिंग ऑयल जो है वो दिल वालों के लिए है और हबीब बनास्पति जो है वो बेधड़क जीने वालों के लिए। तो बाजार में जब जाए बिना सोचे अगर किसी चीज का इंतखाब करना पड़े कुकिंग ऑयल या बनास्पति घी के लिए तो हबीब बनास्पति और हबीब कुकिंग ऑयल का इंतखाब करें। तो मैं चाहता हूं हमारे शेफ बताएं, घी जो है वो मेल्ट हो चुका है जी, आगे रेसिपी आधा कप घी जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब दूसरी तरफ कैमरा आपको दिखा सकता है, 3 हरी इलायचियां हैं, 2 से 3 लौंग है, 1 इंच का टुकड़ा दारचीनी का है और 1 बादियान का फूल है जो कि मैंने तोड़ लिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने ये घी में डाल दिया और इसी के साथ मैं डाल दूंगा तकरीबन आधा कप दही, ठीक है। साथ में डालूंगा आधा कप दूध, थोड़ा सा हनान पीछे हो जाइएगा ताकि छींटा ना पड़े। मैं काफी पीछे हो गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे 1.25 कप चीनी, मतलब 450 ग्राम चीनी है और इसको मैं अब इतनी देर कुक करूंगा कि चीनी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और एक खुशबू डिफरेंट सी जो इलायची की है, बादियान की है और दारचीनी लौंग की है वो आने लग पड़ेगी। जब वो आएगी तो हम इसके अंदर बॉयल किए हुए चावल डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब चावलों को पानी खुशक हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं कैमरे में कि मेरे पास जो है वो 3 फूड कलर्स हैं, ठीक है, ग्रीन, येलो और रेड। और इसको मैं 1 टीस्पून पानी के अंदर जो है 1/4 टीस्पून इसको डिसॉल्व करूंगा और वो बाद में हम दम पे ऊपर डाल देंगे। और साथ में जब इसको सर्व करेंगे तो हमारे पास अशरफी है, हरी वाली, लाल वाली, उसके बाद नारियल है, पिस्ता है, बादाम और खोए के साथ इसको गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, खोए के साथ गार्निशिंग की जाएगी इसकी और बड़े जबरदस्त टेस्ट होगा इसका और खुशबू जो अभी उठ रही है वो भी, महक भी बड़ी जबरदस्त है। तो अच्छा, घरों के अंदर खास तौर पे मीठे के अलावा जब ईद पे तैयार किया जाए, मतंजन तो तैयार किया जाता है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी डिशेज होती हैं। हमारे ट्रेडिशन के हवाले से क्या क्या चीजें हैं जो पसंद की जाती हैं? हमारे ट्रेडिशन में होती हैं और वो अभी मैं आपको बता देता हूं कि ईद शोज भी आपको पता है हमारे आएंगे। बिल्कुल। तो उसके अंदर ऑलरेडी हमारा प्लान है जिसमें हम गुलाब जामुन भी बनाएंगे, अच्छा, हम शीर खुरमा भी बनाएंगे, ठीक है। मीठे तो हमारे ये हो गए। उसके बाद हम जो नमकीन बनाएंगे उसमें निहारी भी है, हमारी कोरमा भी है, दिल्ली का एक खास सालन बनता है वो भी है। और मुझे मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि शेफ हमें नान और शीरमाल भी सिखाएं, तो वो भी प्लान में है। वो भी प्लान में है, ये तमाम चीजें सिखाई जाएंगी जी। स्टूडियो में शराज भट्ट होंगे और उनके साथ शेफ मौजूद होंगे। मैं जरा आउटडोर शूट पे होऊंगा तो मजे मजे के खाने जो हैं वो शेफ की तरफ से बना के आपको खिलाए जाएंगे और उम्मीद करते हैं लोगों को वो पसंद भी आएंगे। अच्छा, आमतौर पे इस रेसिपी को बनाने के लिए कितनी देर लग जाती है? सिर्फ और सिर्फ ये कि चावल बॉयल हो आपके, क्योंकि सेला चावल है तो इनको भिगो के तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले रखना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये समझ लें अगर आपने बनाने हैं तो 1 दिन तो पूरा आपका लगेगा, क्योंकि जितने चावल ज्यादा होंगे फिर उतना आपका टाइम जो है वो भिगोने का, सोक करने का ज्यादा होता जाएगा। तो 3 से 4 घंटे जो है वो ये लग जाते हैं आधा किलो चावल की रेसिपी को यूज बनाने के लिए। ठीक है, अब ये जो चीजें आपने डाली हैं इनको मिक्स करना है और कितनी देर तक कुक करना है? ये देख लें, कैमरा आपको दिखा सकता है कि चीनी जो है वो डिसॉल्व हो गई है, ये एक तार का शीरा बनना शुरू हो गया है, ठीक है। अब इधर मैं इसमें चावल डालता हूँ और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो चम्मच चला दें प्लीज। अच्छा, मैं चम्मच जरूर चलाता हूँ। जो मैं पीछे हो गया था, मुझे यूँ लगा था जैसे मेरे ऊपर ना आ जाए, क्योंकि छींटे जो हैं इसके वो बड़े डेंजरस होते हैं और डर ही लगता है उससे। और महक जो उठ रही है जनाब बड़ी ज़बरदस्त उठ रही है। अच्छा, ये क्या ऐड कर रहे हैं हम? ये भी चावल ही है, बचे चावल में। अच्छा, बचे हुए चावल हैं उनको भी ये ऐड किया जा रहा है। अच्छा, फूड कलर जो है
इनका टेस्ट में भी कोई अमल दखल होता है या प्रेजेंटेशन ही बेहतर होता है? प्रेजेंटेशन में होता है, क्योंकि बेसिकली जो फूड कलर्स हमारे होते हैं ये सॉल्ट बेस्ड होते हैं। अच्छा, सॉल्ट के थ्रू बने होते हैं, तो इनका कोई ऐसे फ्लेवर में नहीं आता, लेकिन कलर अच्छा लगता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये डिफरेंट कलर्स के नहीं बनाना चाह रहे, तो जहाँ पे मैंने शीरा कुक किया था, जब आप यहाँ पे पीला रंग डाल के इससे पीले वाले जो चावल जर्दा चावल होते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन फिर फर्क सिर्फ इतना आएगा। अच्छा, जर्दा मुतंजन इनमें फर्क क्या होता है? जर्दा और मुतंजन में फर्क ये है कि जो मुतंजन होता है वो कलरफुल होता है, जो जर्दा होता है वो एक ही कलर का होता है। और प्रेजेंटेशन में ये फर्क आता है कि जो जर्दा होता है उसके अंदर जो है वो अशरफियां मुरब्बे जो है वो नहीं जाते, ठीक है, और सिर्फ मुतंजन में जाते हैं क्योंकि कलर के लिए। सही। अच्छा, इस हवाले से भी बताइएगा, लोग ज्यादा मीठे में हमारे इलाके के क्या पसंद करते हैं फैसलाबाद के अंदर, जो क्योंकि आपको बहुत सारी जो है वो रिक्वेस्ट भी आती होंगी, आज फलां चीज बना के दिखाएं या फलां चीज बना के दिखाएं, ज्यादा रिक्वेस्ट मीठे में किस चीज की आती है? ज्यादा जो रिक्वेस्ट आजकल आ रही है वो आ रही है गुलाब जामुन बना दें, ठीक है। खीर का था तो मैंने कहा सिंपल खीर तो हर घर में बनती है, लौकी की खीर सिखा चुका हूँ। शीर खुरमे की रिक्वेस्ट है कि शीर खुरमा सिखा दें, तो शीर खुरमा भी ऑलरेडी प्लान कर लिया हुआ है मैंने। प्लान कर लिया हुआ है जी। ईद पे खास तौर पे शेफ जहांजेब जो हैं उनकी जान से बड़ी मजे मजे की चीजें जो हैं वो बना के आपको खिलाई जाएंगी। और खास तौर पे ये जो आज रेसिपी तैयार की जा रही है, इससे तो मीठा, जब भी कहीं पे मीठे के हवाले से कोई भी चीज बनाई जाती है तो जहनी तौर पे बंदा तैयार हो जाता है, जरा मुंह में पानी शानी आने लग जाता है। और ख़ास तौर पे जब शेफ जहांजेब के हाथ की वो खीर हो या मुतंजन हो तो उससे जो मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। क्योंकि ये भी तो कहा जाता है ना कि हाथ किसी किसी के में जायका होता है, तो आपके हाथ में थोड़ा सा नहीं, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जायका दिया है। तो मैं चाहता हूँ आप इसे कंटिन्यू करें। हमारे साथ डॉक्टर लहर भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे जो गेस्ट हैं आज ख़ास तौर पर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत सारे लोगों को आजकल बहुत सारे मसाइल हैं पट्ठों के, जोड़ों के, और इसके साथ साथ जो है ख़ास तौर पे यूरिक एसिड कॉमुलेशन के और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे लोग आजकल जूझ रहे हैं। उनका हल और वक्तन फ़वक्तन किस तरह से उसको ट्रीट किया जा सकता है, उस हवाले से डॉक्टर हाफिज़ा लहर शम्स हमारे साथ मौजूद हैं, जो शमसी मौजूद हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगी, आजकल जोड़ों के, पट्ठों के, बल्ज के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जन्म ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों में ये चीज़ें कॉमन होती चली जा रही हैं जो नहीं थी, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ा लहर शमसी है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और बाय प्रोफेशन मेरी स्पेशलाइजेशन पट्ठों और जोड़ों के फील्ड में है। असल में बेसिकली हम लोगों की रूटीन ख़राब हो चुकी है, डेली लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुका है, वॉक नहीं करते और न्यूट्रिशन पे तवज्जो नहीं देते। फिर वो जॉइंट्स में वीकनेस आते आते अर्ली एज में हमारी जॉइंट्स ख़राब हो जाती हैं। जैसे आजकल मोस्टली नी पेन अर्ली एज में आ जाती है, बिफोर 30 आ जाती है। उसका भी यही रीज़न है कि जॉइंट में न्यूट्रिशन कम हो जाती है, जॉइंट का फ्लूइड कम हो जाता है, कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि वॉक नहीं करते, मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फ़ोन यूज़ करते हैं तो उससे नेक के इश्यूज़ हो जाते हैं, नेक पे स्ट्रेस आता है सारी कमर का जब फ़ोन हम झुक के यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं तो सारी कमर स्टिफ हो जाती है उसके सामने बैठने से। इस वजह से हमें इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। पहले लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए। पोस्चर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो ऑफिस के अंदर काम करते हैं, बिजनेस में करते हैं, उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगे? सजेशन ये है कि वो अपने एक तो टेबल और चेयर को पहले मैनेज करें, जहाँ उन्होंने बैठ के 8 से 9 घंटे काम करना होता है। चेयर ऐसी हो कि आपकी बैक सपोर्टेड हो, बिल्कुल आप साथ टेक लगा के बैठ सकें, और जो टेबल है वो बिल्कुल आपके सामने हो, उसमें ज़्यादा गैप ना हो। अगर ज़्यादा गैप आएगा तो आपका ज़्यादा जोर लगेगा, आपके बाजू आगे जाएंगे, कंधों के मिसाइल बनेंगे। बैक में अगर वो पास होगा तो आप बाजू उसके ऊपर रख के काम कर लेंगे। फिर लैपटॉप है उस पर झुक के काम ना करें, बिल्कुल सीधे बैठ के ऐसे स्ट्रेट रख के काम करें उस पर। ठीक है। और बीच में एक्टिविटी करते रहें, चलते फिरते रहें, ताकि आपकी स्ट्रेचिंग होती रहे। बॉडी एक साथ अगर 8 घंटे बैठी रहेगी तो वो फिर स्टिफनेस क्रिएट हो जाएगी। आप क्या कहेंगी कि ज़्यादातर कौन से पेशेंट्स हैं जो कि आपके पास आजकल आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा? मोस्टली जो आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नी पेन है और यंग एज में आ रही है। इसका एक रीज़न ये है, वेट ज़्यादा होता है लोगों का, वो वेट पे ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता और जॉइंट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है अर्ली एज में। और ज़्यादा ना नेक के मसाइल आ रही हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं उसे, जो हमारी नेक की स्पाइन है, नेक के एरिया की, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है अर्ली एज में, और ये अर्ली 20s में भी आ जाती हैं। उसकी वजह से सारे बाजू में दर्द होती है, नमनेस आ जाती है। उसका यही एक बहुत रीज़न अभी तक तो यही है कि पोस्चर हमारा ठीक नहीं होता।
पोस्चर ऐसे नहीं ठीक कि एकदम सोते हैं तकिया हमारा ना ज़्यादा ऊंचा होता है या ज़्यादा नीचा होता है, बराबर नहीं होता सर के। दूसरा ये हम फ़ोन चलाते हैं, झुक के चलाते हैं और मोस्टली सारा दिन में काफ़ी ज़्यादा टाइम फ़ोन को हम देते हैं। अगर उसको एक वो पेन आ जाती है, पेन से पट्टे स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं और होते होते स्पैज़म से ना मसल स्टिफ हो जाता है। बाद में उसकी फिजियोथेरेपी कराते रहे आहिस्ता तो फिर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, लेकिन लाइफस्टाइल बेहतर करना पड़ता है पहले। बिल्कुल लाइफस्टाइल बेहतर करना पड़ेगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा से डॉक्टर लहर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ डॉक्टर लहर मौजूद थी और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत सारे सेहत के हवाले से मसाइल जो कि जन्म ले रहे हैं उनको किस तरह से हल किया जाए, इस हवाले से गुफ्तगू उनके साथ की जा रही थी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप कि ख़ास तौर पे फिजियोथेरेपी के तरफ अवेयरनेस बहुत कम है लोगों की। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम मसल्स का होता है तो वो मेडिकेशन पे ज़्यादा रिलाई करता है बनिस्बत इसके कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अपना इलाज करवाए। क्या कहेंगे इस हवाले? जी, पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि फिजियोथेरेपी को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं दी जाती, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ये कह लें पहले ना मेडिकेशन पे जाती हैं, मेडिकेशन से पूरी बॉडी पे बैड इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा तो स्टमक पे उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। हालांकि फिजियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपकी पूरी बॉडी मेंटेन रहेगी, पूरी बॉडी के सिस्टम पे अच्छा इफेक्ट आएगा। लेकिन लोग फिर भी एक्सरसाइज को इतना प्रेफर नहीं करते, मेहनत नहीं करना चाहते शायद, इस वजह से वो मेडिसिन को यूज़ करते हैं, फिर सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। जैसे नी रिप्लेस करा लेते हैं अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, स्पाइनल सर्जरीज करा लेते हैं। हालांकि उनका हल फिजियोथेरेपी में होता है, लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि लोग इसकी तरफ आएँ। फैसलाबाद में तो है, लेकिन जैसे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे नहीं है, और छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे करने की ज़रूरत है कि वहाँ लोग जाएँ और कंपेन्स करें जाके, इसके मुताबिक लोगों को बताएं कि ये हम ये मशीनों के ज़रिए इलाज करते हैं, आपको एक्सरसाइज बताते हैं, आप वो करें, उसको रेगुलरली फॉलो करें, होम प्लान देते हैं उसको फॉलो करें। लोग इस पर तवज्जो नहीं देते, या लोग मेहनत नहीं करना चाहते, या फिर कह लें कि उनको लगता है कि मेडिसिन से ज़्यादा जल्दी इफेक्ट आ जाता है। मेडिसिन का इफेक्ट इमीडिएट होता है, एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है ज़रा स्लो आता है, लेकिन वो परमानेंट रहता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि ज़रा एक्सरसाइज की तरफ आएँ, डेली रूटीन में अगर नॉर्मल भी हैं तो भी करें ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। अगर उनको कोई मसला है तो भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उससे असेसमेंट कराएं कि क्या मसला है, इसका हल है या नहीं। वैसे मोस्टली मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स का हल होता है फिजियोथेरेपी में। टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप प्लान जल्दी फॉलो करें सही तरीके से तो जल्दी भी आराम आ जाता है। अच्छा, अक्सर औकात ये भी कहा जाता है, कुछ लोगों की जान से मिथ सुनने को मिलती है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए भी फिजियोथेरेपी को यूज किया जाता है ताकि ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सके। जी ऐसे ही है। देखिए हम यहाँ पे जो कार्डियक इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, कार्डियक रिहेबिलिटेशन कराते हैं, आईसीयूज में काम करते हैं। उससे ब्लड के कार्डियक मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनपे फ्लो ज़्यादा जाता है तो कार्डियक दोबारा, जिनको एक बार अटैक आ चुका होता है उनको दोबारा आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है और पूरी बॉडी में ना ब्लड का फ्लो सही हो जाता है। इसलिए अब तो हर अदारे में जो भी कार्डियक का स्पेशल बना है सब में फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट लोगों को अवेयरनेस नहीं है अभी भी, उनको नहीं पता कि हम अगर हमें कार्डियक मसला है तो हम जाएं फिजियोथेरेपिस्ट से भी मशवरा करें जाके कि हमें अपनी लाइफस्टाइल कैसे बेहतर करना पड़ेगा। अब देखें जो एक बाईपास सर्जरी होती है उसके फौरन बाद रिहेबिलिटेशन प्लान शुरू कर देते हैं फिजियोथेरेपी का, कि उसको ना जब आईसीयू से निकल आए तो उसको एक्सरसाइज पे ले आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डेवलपमेंट हो जाती है, उसको बिल्कुल ना नॉर्मल लाइफ में ले आते हैं। अगर वो प्लान फॉलो करता रहे तो उसकी आगे लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है। अगर ना करे तो फिर उसके पहले वाले मसाइल आने शुरू हो सकते हैं, फिर उसके कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाएगा, बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो फिर उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इस तरह लोगों को इस चीज़ में भी आना चाहिए कि ना ज़रा फिजियोथेरेपी की तरफ जाएं, एक्टिविटी की तरफ जाएं, वॉक किया करें रोज़, खासकर जो कार्डियक पेशेंट हैं और ये डायबिटीज़ वाले, इनको लाजमी चाहिए कि वॉक करें, अपनी डेली रूटीन बना लें किसी भी टाइम। ये नहीं होता कि सुबह ही करनी है या शाम में ही करनी है, किसी भी टाइम करें लेकिन करें ज़रूर। लेकिन वॉक कर रहे हैं और अपने आप को फिट और तंदुरुस्त और तवाना रखें। अच्छा, ऑस्टियोफोरोसिस के हवाले से आप क्या कहेंगी? खवातीन के अंदर बहुत पाई जाती है। जी खवातीन में भी पाई जाती है, मेल्स में भी होती है, लेकिन इसकी फीमेल में रेशो ज़्यादा है मेल्स की निस्बत। इसका एक तो ये होता है रीज़न, एक तो स्मोकिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर एक फिजियोथेरेपी का इससे कुछ लेना देना होता है? इसका फिजियोथेरेपी में होता है, लेकिन सबसे पहले डाइट इंप्रूव करने की जरूरत होती है, ज्यादा डाइट का, विटामिन डी लें, कैल्शियम लें, उसके साथ विटामिन डी होगा तो कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा, और बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बोन पोरस हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में।
पोरस हो जाएगी तो आपको फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वीक भी हो जाएंगी, फिर गिरने पे वो और आप थोड़ा सा गिरेंगे तो आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। इसमें डाइट का होता है कि परहेज करना चाहिए चीजों से, कैफीन इनटेक नहीं करनी चाहिए ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए, विटामिन डी लाजमी सन बाथ लें जिन लोगों को मसला है, और ये एक्सरसाइज भी करें ताकि जॉइंट्स का फ्लो सही रहे, ब्लड सर्कुलेशन सही रहे और वो ना ताकतवर रहें। लेकिन लोग आजकल नहीं आते इस तरफ ना, मोस्टली अवेयरनेस लाने की जरूरत है, कुछ सेमिनार्स या क्लासेस इस किस्म की होनी चाहिए। हम तो अपने शो के अंदर वक्तन फवक्तन जो है अपनी ऑडियंस को चीजों से अवेयर करते रहते हैं, बल्कि मैं दरख्वास्त भी करूंगा अगर कोई शख्स अपनी सेहत के रिलेटेड कोई भी चीज जो है वो पूछना चाहता है तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो के अंदर लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि फिजियोथेरेपी से अगर कोई एथलीट है, कोई वर्जिश करता है या हैवी एक्सरसाइज करता है, उसके लिए भी फिजियोथेरेपी काफी जरूरी होती है? जी, एथलीट्स के आप देखें हर स्पोर्ट्स की टीम में फिजियोथेरेपिस्ट होता है। नेशनल टीम देख लें, आप इंटरनेशनल टीम देख लें, सब में फिजियोथेरेपिस्ट साथ साथ रहता है प्लेयर्स के। उसका ये रीजन होता है, पहले तो उन्हें इंजरी से बचाना होता है कि वो कोई ऐसा पोस्चर ना यूम कर लें कि उससे उन्हें इंजरी हो जाए। बाद में अगर हो गई है, खुदा न खास्ता गिर गई है ग्राउंड में, या उनका फौरन उसी टाइम ना उनका ट्रीटमेंट प्लान कर देते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए और बाद में ना प्ले में दोबारा वापस आ जाए। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर हेल्दी है प्लेयर, चोट लगेगी वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर उसकी हेल्थ पहले इफेक्टिव है तो वो चोट लगने जल्दी ठीक नहीं होगा, उसको स्लोली रिकवर होगा। वो उसको जरूरत होगी कि वो प्लान फॉलो करता रहे आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत दफा ऐसे होता है कि घरों के अंदर बहुत सारे बच्चे खेल कूद के दौरान या बेड से नीचे उतरते हुए अगर थोड़ी बहुत चोट लग जाए, जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है या फिर छोटी मोटी मसल के अंदर चोट लगने की वजह से उनको पेन रहती है, लेकिन जब एक्सरे वगैरह करवाएं फ्रैक्चर नहीं होता, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? बच्चों को किस तरह से जो है वो बच्चों के असल में ना रिकवरी जल्दी हो जाती है, रिकवर उनकी बोन जल्दी हो जाती है, लेकिन उनके मसल जल्दी रिकवर नहीं हुए होते, ताकत नहीं होती, हड्डी जुड़ गई लेकिन ताकत कम है, इस वजह से उनको पेन रहती है। एक्सरे आपका ठीक आ जाएगा, स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो वो काम आएगी। इसमें बच्चों की भी एक हमारी स्पेशल फील्ड है पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी, उसको बच्चों की है स्पेशल। उसमें स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं, ऑटिज्म के हो जाते हैं, डाउन सिंड्रोम के, जिनकी दिमागी कह लें एज कम होती है जिनकी, उनको हम ट्रीट करते हैं। उसके अलावा जैसे आपने बताया कि इंजरी हो जाती है बच्चों को, मोस्टली उसको उस फील्ड में रखा जाता है, उसके फिजियोथेरेपिस्ट भी स्पेशल होते हैं। अच्छा, इस हवाले से भी बताइएगा कि खास तौर पे अगर कोई शख्स एथलीट है, कोई चोट लग जाती है तो उसे रिकवर होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? सपोज अगर गिर जाता है, मसल में इंजरी आ जाती है, मसल इंजरी नॉर्मली कितनी देर लेती है रिकवर करने के लिए? इसका जवाब दूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी हद तक मुतंजन जो है वो तैयार हो चुका है और फूड कलर्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए। इसे अब दम दे दिया गया जनाब, और दम देने के बाद कितनी देर के लिए दम दिया जाएगा? तकरीबन 10 से 12 मिनट का दम है। तो जब तक आप हमारे मेहमान से बात करेंगे तो तब तक डिश आपके सामने आ जाएगी, मतलब रेडी की जाएगी इसे। और अभी खास तौर पे अच्छा कटिंग में बड़ी सीखना चाहता हूँ, वो शेफ जैसे ठक 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 मतलब तेजी के साथ कटिंग करते हैं। वैसे आप काट रहे हैं, बहुत अच्छा काट रहे हैं। हाँ, मतलब मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ चीजें जो हैं वो सीखता रहूं, कि अगर कभी घर में अकेला हूं बनाना पड़े तो। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको सिखा दूंगा ना तो मुझे पता है ये किचन वाला सेगमेंट भी आपके पास चला जाएगा, मेरी छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल जी, काटना किसी से भी सीख सकते हैं हम, लेकिन शेफ सलमान, शेफ जाजिब जिस तरह से हमें सिखाएंगे वो जरा प्रोफेशनल वे में होगा। या प्रोफेशनलिज्म की कमी है ना, तो प्रोफेशनलिज्म जहां पे होगा अच्छे तरीके से काटा जा सकता है वहां पे। तो क्या कहेंगे शेफ, फिंगर्स कैसे रखते हैं आप? ऐसे काटना सिखाए कि पता भी ना चले अगले ये को। मेरा आप माइक पकड़े फिर मैं आपको बताता हूँ। जी जी। सबसे पहले तो आपने कोई भी चीज कट करनी है तो आपकी जो कटिंग वाली साइड है, हैंडल जो है वो एक साइड पे होना चाहिए। नाइफ को हमेशा कब ऐसे पकड़ते हैं, मतलब उसकी जो हमारी बैकबोन होती है वहां से, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया और उसके बाद आपने फिंगर जो है इस तरह घुमा लेनी है। ठीक है। उसके बाद आपने ये जिस तरह से क्लॉ
शेर अपना पंजा मारता ना, सेम ऐसे ही आपने पंजा मार के चीज ऐसे रखनी है और ऐसे आपने इसे कट करना शुरू करना है। ठीक है, मतलब अक्सर होता है ना कि मैं ऐसे नहीं करता था, ऐसे करता था, उसकी वजह से ये कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी मुझसे कैमरामैन पूछ रहा था ब्रेक में कि आपको कभी नाइफ लगी है? मैंने कहा जी 8 साल पहले लगी थी, उसके बाद अभी तक दोबारा नहीं लगी। अच्छा, ऐसे ये होता है, जरा इजी हो जाता है काटना, है ना? लेकिन फिर भी इसके लिए प्रैक्टिस जो है होना लाजमी है। प्रैक्टिस अगर ना हो तो इंसान हाथ भी कटवा लेता है और खून भी बहना शुरू हो जाता है उसके साथ साथ। तो मैं चाहता हूं आप रेसिपी को कंटिन्यू करें। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज करेंगे वो कौन कौन से होंगे? जो गार्निशिंग में है वो हमारे पास हरी वाली अशरफियां हैं, लाल वाली अशरफियां हैं, पिस्ता है, बादाम है और उसके बाद खोया है। और जब मैं इसको खोलूंगा दम से तब इसके ऊपर सिर्फ चंद कतरे जो है वो केवड़ा एसेंस के डालूंगा। अच्छा, केवड़ा एसेंस इसमें भी यूज किया जाएगा? जी। इससे ये होगा कि खास तौर पे वो जो लोग कहते हैं ना देग का फ्लेवर आना चाहिए, तो वो देग का फ्लेवर इसी से ही आएगा। देग का फ्लेवर इसी से आता है, ठीक है। मैं अब चलता हूँ अपने गेस्ट की तरफ और मैं चाहता हूँ आप इसे रेडी करें जल्द अज जल्द, ताकि प्रेजेंट भी करें हम इसे। तकरीबन 8 से 9 मिनट है हमारे पास, उसके अंदर अंदर इसे रेडी करके दम से निकाल के यकदम हमारे आगे हाजिर कर दीजिएगा इसे। और हमारे साथ डॉक्टर लैह साहब हम मौजूद है, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं पूछ रहा था कि मसल इंजरी कितनी देर में रिकवर हो जाती है? मसल इंजरी के ग्रेड्स होते हैं, किस लेवल की हुई है, सिवियरिटी कितनी है। अगर तो माइल्ड है तो फिर तो कुछ वीक्स में ठीक हो जाएगी, प्लेयर वापस अपने ना स्पोर्ट्स में चला जा सकता है। लेकिन उसको जरूरत होती है कि दोबारा उस जगह पे इंजरी ना हो, वो उस जगह को किसी तरह ब्रेस में लगा के रखे, या ताकि दोबारा उसको अगर इंजर्ड होगा फिर ज्यादा प्रॉब्लम बनेगा। अगर मसल इंजरी सिवियर हुई भी है, टोर्न हो गया है, फिर उसमें हो सकता है सर्जिकल रिपेयर की जरूरत भी पड़ जाए, फ्लैप लगना पड़े, हो सकता है मसल फ्लैप लगाना पड़े, ये कंडीशन पे डिपेंड होता है। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब बताइएगा, फालिज के जो पेशेंट्स होते हैं जी जी उनके लिए फिजियोथेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ब्लड फ्लो उनका नहीं होता टांगों के अंदर, फालिज हो या बाजू के अंदर फालिज हो, तो उसे ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए, फालिज को खत्म करने के लिए कितनी अहम चीज है ये हमारी स्पेशल एक ब्रांच है न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी। इसमें हम फालिज वगैरह को डील करते हैं। इसमें ये होता है कि थोड़ी देर के लिए ब्लड हमारी उस एरिया से खत्म हो जाता है, वो एरिया सुन्न हो जाता है, लेकिन वापस दोबारा ब्लड आ जाता है मोस्टली। तो उसमें हम एक्सरसाइज उसी दिन शुरू कर सकते हैं जब आईसीयू में पेशेंट हो, उसकी पैसिव मोशन शुरू कर देते हैं। अपने आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो रिकवर हो जाता है। लेकिन फालिज के पेशेंट्स को रिकवरी स्लो होती है, 6 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं। कंडीशन पे डिपेंड है कि एक तरफ का हुआ है या दोनों तरफ का हुआ है, एक बार। अच्छा, इसमें विल पावर का भी अमल दखल होता है? जी, अगर पेशेंट खुद ही नहीं चाहेगा कि मैं ठीक हो जाऊँ तो वो कैसे ठीक होगा? जब तक वो प्लान फॉलो नहीं करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके उसके घर वाले प्लान फॉलो नहीं करेंगे। हमने तो बता देनी है एक्सरसाइज, या आपने सेटअप में करा देनी है, बाकी जिम्मेदारी उसके घर वालों की है कि वो साथ साथ उसको लेकर चलें, उसकी कराएं। खासकर फालिज के जैसे मरीज आपने बताए हैं जो खुद नहीं कर सकते, जो खुद कर सकते हैं उन्हें हम खुद गाइड कर देते हैं कि आप करें, उन्हें पिक्चर्स भी दे देते हैं, वीडियोस भी दिखा देते हैं कि आपने ऐसे करनी है। लेकिन वो घर जाकर करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि वो करते हैं, उनको रिकवरी हो जाती है, जल्दी हील हो जाते हैं। नहीं करेंगे तो भी उनको जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा इलाज से, क्योंकि हमारे पास रोज आता है पेशेंट। अगर 15 दिन तक आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन तक आ जाएगा, 1 माह भी आ जाएगा। अच्छा, स्टिफनेस के हवाले से क्या कहेंगी? बॉडी के अंदर अगर स्टिफनेस आ जाती है, उससे पट्टों में खिंचाव पैदा हो जाता है, उससे भी समटाइम पेन होती है। बैक पेन की प्रॉब्लम बल्ज से भी हो सकती है, मसल स्टिफनेस से भी हो सकती है। इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? कैसे पता चलेगा ये बल्ज की पेन है या मसल स्टिफनेस की है? जी, जो बल्ज है ना, बल्ज होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में मसला आ गया, एनाटॉमिकल मसला है इसमें हमें, और उसमें आपको सिम्टम्स और आएंगे। आपकी नमनेस होगी, नमनेस ऐसी है कि आपको कीड़ियां चलती हुई महसूस होंगी, कमर पे भी या बाजुओं पे भी हो सकती है, सुन्न हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी। और आपके ना ये लेवल के लिहाज से किस लेवल पे हुआ है बल्ज। लेकिन जो मसल स्पैज़म है वो मस्कुलर इशू है, उसमें आपको ये कीड़ियां वगैरह नहीं चलेंगी, नमनेस नहीं होगी, सिर्फ पेन आएगी, स्टिफनेस आएगी, पट्टा अकड़ा हुआ महसूस होगा। जैसे अक्सर फोन चलाते चलाते इंसान लगता है कि हमारी नेक में नेक के पट्टे अकड़ गए हैं, हम दोबारा स्ट्रेचिंग करते हैं कि हमारी नेक ठीक हो जाए, ये मसल स्टिफनेस है। लेकिन अगर ये हम कंटिन्यूस ऐसे ही रहेंगे, उसको नहीं ठीक करेंगे तो स्पैज़म बन जाएगा, क्रॉनिक भी जा सकता है स्पैज़म। अच्छा, ये क्रॉनिक ठीक हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उसको टाइम ज्यादा लगेगा। जितनी जल्दी आप इलाज शुरू कर देंगे उतनी जल्दी रिकवरी जल्दी। अच्छा, इसका स्टिफनेस का इलाज क्या होगा? इसमें एक तो डिफरेंट मोडेलिटीज लगती हैं फिजियोथेरेपी की, अल्ट्रासोनिक्स हो गई, टेंस वगैरह लग सकता है। बाद में हम स्ट्रेचिंग बताते हैं पेशेंट को कि वो खुद करें, तो अगर वो करते रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मेनली उसमें पोस्चर की बात होती है कि पोस्चर ठीक रखें अपना, पोस्चर नहीं ठीक रखेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। ज्यादा वजन ना उठाएं, अगर उनके कंधों में मसला है, नेक में मसला है तो ज्यादा वजन ना उठाएं, अपने स्पाइनल कॉर्ड पे ना डालें। जो लोग जिम करते हैं
उनको हम कहते हैं कि आप ज़्यादा वेट ना उठाएं, वेट ट्रेनिंग ना करें कुछ देर, जब तक आपका मसला ठीक नहीं हो जाता। खासकर स्पाइन के लोग, जो स्पाइन के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कि जिम में जाके ज़रा एहतियात से आप करें अपनी ट्रेनिंग। अच्छा, हंसली की हड्डी अगर टूट जाती है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? हंसली की हड्डी का ये होता है कि आप एक तो उसकी जगह पे कोई ब्रेस वगैरह भी ऐसे ऐसा नहीं लगा सकते। उसकी रिकवरी खुद ब खुद होती है कि रेस्ट करें। रेस्ट उसके लिए सबसे मेन है कि वो पेशेंट लेटा रहे, रेस्ट करे, हिले ना, अगर हिलेगा फिर वो अपनी जगह से हिल जाएगी। बेस्ट उसका ऑप्शन ये होता है कि रेस्ट। अगर सपोज किसी पेशेंट को 1 महीना हो गया है हड्डी को टूटे हुए जी, तो कितनी और देर लगेगी रिकवर होने? ये पेशेंट पे डिपेंड है ना, पेशेंट पे डिपेंड है कि पेशेंट की एज क्या है, उसकी न्यूट्रिशन क्या है। अगर फिर उसकी एज ज्यादा है तो बोन पहले वीक है, हम उसको नहीं जल्दी रिकवर कर सकते। सपोज 40 एज का अगर हो, 40 एज पे बोन वीक हो जाती है, 35 प्लस में आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, उसमें आपकी बोन वीक हो चुकी है, आप जल्दी रिकवर नहीं होंगे। अच्छा, इसके लिए ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है कि खास तौर पे आप जो हैं वो मल्टीविटामिन्स लें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लें, साथ में डाइट बेहतर करें। डाइट बेहतर करें। डाइट का जितना अमल दखल होगा इस चीज के अंदर, जितने न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगी उतनी जल्दी रिकवर करेगी। तो उसके लिए मल्टीविटामिन्स और इसके साथ साथ विटामिन डी लें, मटन लें, बीफ लें, ताकि प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़े। तो प्रोटीन इंटेक के लिए आपको चिकन भी लेना चाहिए, आपको मटन भी लेना चाहिए, फिश भी लेनी चाहिए। फिश के अंदर तो फिर बहुत सारी फायदियत आ जाती है ना, उसके अंदर आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड आ जाते हैं और इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। पहले बात की ना विल पावर की, पेशेंट की अपनी विल पावर होती है। कुछ लोग कहते हैं हमारा खाने को दिल नहीं करता, अगर वो नहीं खाएंगे तो वो कैसे ठीक होंगे? इसलिए उनको अपनी डाइट खुद बेहतर करनी पड़ती है। हम उन्हें कह देते हैं कि आपने घर जाके ये खाना है, ये खाना है, बाकी आगे उनकी अपनी मर्जी होती है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और खुद जल्दी ठीक हो जाए। हमारी भी यही कोशिश होती है कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है जी, जल्दी पेशेंट ठीक हो जाए, सब डॉक्टर्स की यही ख्वाहिश होती है। तो खुशबू जो है वो बड़ी जबरदस्त आ रही है, तो मैं शेफ से पूछूंगा कहाँ तक शेफ काम पहुंच चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह दम चावलों को बहुत अच्छे वाला आ गया था, मैंने मिक्स भी कर लिया। अब मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। आप मेहमान से तब तक बातें करें, आपके सामने खाना आ जाता है। बिल्कुल जी, जरूर जो है तैयार हो जाएगा। खाने के हवाले से, डाइट के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो मीठा भी खाना चाहिए। मीठा खाना चाहिए, ग्लूकोज तो ब्रेन को चाहिए होता है, ब्रेन को चाहिए होता है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, हाँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हर चीज की एक्सेस जो है वो बैड होती है हेल्थ के लिए। तो आपको एक नॉर्मल वे के अंदर मीठा भी खाना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है। वेट के लिए आपको मेंटेन रखना चाहिए। और अगर आप मीठा खाते हैं तो हाथ हल्का रखें, टेस्ट के लिए खाएं, पेट भरने के लिए ना खाएं। वेट बढ़ जाता है, आपको डायबिटीज का इशू हो सकता है, खासकर जिनकी फैमिलीज में होती हैं। तो ये एक जेनेटिकल डिजीज है, डिसऑर्डर है डायबिटीज। इनके अच्छा, जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हो, सपोज किसी के एंसेस्टर्स में जो प्रॉब्लम है शुगर की और उसके ऑफस्प्रिंग में भी वो आ रही है, उसके बच्चों में भी आ रही है, तो क्या उसे ट्रीट किया जा सकता है? जेनेटिक वेरिएशन से उसे निकाला जा सकता है? हम उसे जेनेटिकली ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आगे हुई है और वो बहुत देर से चल रही है। सब बहन भाइयों को है, उनके पेरेंट्स को है, आगे उनके पेरेंट्स को थी। लेकिन हम लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं कि हम शुरू से जो अपने बच्चे हैं, उन पेरेंट्स के बच्चों को डाइट सही कराएं, शुरू से अपनी वॉक कराएं, मीठा ना दें ज़्यादा, ताकि आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि डायबिटीज से आगे जाके उनका हार्ट के इश्यूज हो जाते हैं, बीपी हो जाता है। बीपी भी ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है, हार्ट की भी आप कह लें कि ये ऐसी इन्हीं चीज़ों में आ जाता है। इसलिए लोगों को शुरू से सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को भी ये हो सकता है, उनकी शुरू से लाइफस्टाइल ऐसा मेंटेन करें कि वो बच जाएं उस चीज़ से। मसल स्टिफनेस के हवाले से आप बता रहे थे कि अगर नमनेस नहीं है तो वो इट मीन है वो मस्कुलर इशू को कैसे सॉल्व किया जाए? मस्कुलर इशू के लिए मैंने बताया, जैसे आपको मोडेलिटीज होती है फिजियोथेरेपी में, अल्ट्रासोनिक्स होती है, उसको हम कर सकते हैं, वो बड़ी अच्छी है। अल्ट्रासोनिक फिजियोथेरेपी होती है, उसमें किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? अल्ट्रासोनिक एक मोडेलिटी है, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए वेव्स जाती हैं बॉडी में और वो मसल्स को ठीक करती हैं। अगर वो डीप जाती हैं बॉडी के, इस मसल रिकवर हो जाता है अंदर से, स्टिफनेस आपकी ठीक हो जाती है। अगर क्रॉनिक हुई हुई है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन उसके साथ स्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ती है, आपको दूसरी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये कितनी देर में रिकवर कर जाता है एक पेशेंट नॉर्मल हो तो? मसल स्टिफनेस का पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाता है, 2 वीक्स में भी रिकवर कर सकता है, क्योंकि मसल स्टिफनेस मस्कुलर इशू है, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी को क्रॉनिक हो चुका है तो भी उसको ज्यादा से ज्यादा 2 माह लग जाएंगे, इससे ज्यादा मसल नहीं लेता टाइम। अच्छा, क्रॉनिक कैसे हम इसे डिटरमिन करेंगे कि ये क्रॉनिक है या क्रॉनिक 3 मंथ से ज्यादा हो गया तो क्रॉनिक है। 3 मंथ से, अगर किसी को 1.5 साल से
फिर तो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो चुका है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो चुका है, उसे तकरीबन 2 से 3 महीने रिकवर करने के लिए लगेंगे, लेकिन उसके लिए आप ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ज्यादा टाइम भी रिकमेंड जो करेंगे आप खास तौर पे वो करेंगे ये अल्ट्रासोनिक जो है। जी, मसल स्टिफनेस का जो अल्ट्रासोनिक बेस्ट है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है, लेकिन उससे पहले मैं कैमरामैन अगर मेरा दिखाता चले तो मतंजन जो है जनाब चांदी के वर्क के साथ तैयार हो चुका है और बड़ी ही खूबसूरत खुशबू उठ रही है और मेरा मन ललचा रहा है। और शेफ जाजेब की जान से आज जो तैयार किया गया है उसकी प्रेजेंटेशन से ही लग रहा है कि देखने के बाद ही मुंह से निकल रहा है सुभान अल्लाह। तो इसे खाने के बाद देखते हैं, इसका टेस्ट भी उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। तो डॉक्टर लैथ साहब हमारे साथ मौजूद थी। अगर 1.5 साल पुराना क्रोनिक इशू है मसल का, तो उसको किस तरह से ठीक किया जाएगा, क्योंकि स्टिफनेस एक अलग चीज है और इंजरी एक अलग चीज है। इंजरी के साथ चीजों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और स्टिफनेस को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का आप बता रहे थे कि वो किस तरह से ट्रीट करती है अंदर? देखिए, पहले तो ना डायग्नोसिस होता है एक चीज, फिजियोथेरेपिस्ट अच्छी तरह डायग्नोज कर ले कि मसला है क्या है। पेशेंट को खुद नहीं पता मुझे क्या मसला है, कोई बंदा डायग्नोज करेगा तो उससे अगर डायग्नोज सही हो जाए फिर तो उसकी ट्रीटमेंट प्लान भी उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अगर डायग्नोसिस सही नहीं बनेगा तो रिकवरी बहुत लेट हो जाएगी। रिकवरी लेट होगी अगर डायग्नोसिस सही नहीं होगा, रिकवरी अगर लेट होती है तो उससे भी इश्यूज जो है उससे बॉडी में और इश्यूज आ जाते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर लैथ साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे बड़े मुफीद मशवरे हैं जो हमें और हमारी ऑडियंस को दिए। तो नाज़रीन, कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।